नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आज आपका जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चंस का सेकंड सेशन है। और कल हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि ये सेशन हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कंटिन्यू तब करेंगे जब आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आएगा। मतलब जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, तभी हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर ऐसा है कि भाई आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और वही चीज़ चली हुई है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एफर्ट्स लगाने के कोई रिजल्ट भी आप लोगों को पता है आने चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इस सेशन को। और इसमें पहला सेशन के अंदर जो आज का क्वेश्चन है उसको पढ़ाने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक लाइफ टाइम कोर्स हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें नाम मात्र फीस के साथ हम आपको पूरी लाइफ के लिए आपका कोर्स अवेलेबल करवाने वाले हैं, जिसमें 2 साल तक के लिए आपको लाइव अपडेट भी दी जाएंगी। मतलब जो भी नया कंटेंट आएगा, नई क्लासेस आएंगी, वो सारी आपको मिलेंगी। और हर एग्जाम इसमें आपका हम कवर करेंगे। इसके अंदर पूरा एग्रीकल्चर का पार्ट आपका कवर करवाया जाएगा। तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और फिर बाद में इसमें एक्सेस आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, ए खादिन इज एन आल्सो कॉल्ड धोरा इज एन इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन डिजाइन टू हार्वेस्ट। मतलब क्या है? एक खादिन यहाँ पर बताया गया है, जिसको हम लोग धोरा भी बोलते हैं। ये एक इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन है और ये किस लिए डिजाइन की जाती है, किस चीज को हार्वेस्ट करने के लिए? तो यहाँ पर आपका पहला है कि अंडर रॉक वाटर, की जो आपका रॉक वाटर है उसको यहाँ पर हार्वेस्ट करने के लिए, जो रॉक वाटर इन बिटवीन रॉक्स के प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका है सब सरफेस वाटर, क्या उसको स्टोर करने के लिए या उसको हार्वेस्ट करने के लिए। और नेक्स्ट है सरफेस रन ऑफ वाटर, या आपका ग्रे वाटर। तो जो सरफेस रन ऑफ होता है, खासकर आपके छोटे मोटे हिली एरियाज के अंदर जो वाटर का मूवमेंट होता है, या फिर जो आपके अंडुलेटिंग लैंड्स के अंदर वाटर का मूवमेंट होता है, उन एरियाज के अंदर आपका जो पानी का हार्वेस्टिंग किया जाता है, उसको एक प्रकार से स्टोरेज किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादातर आपका राजस्थान, या फिर ये कह सकते हो कि जो छोटे आपके हिली एरियाज होते हैं, उनमें हम इसको ज़्यादातर प्रिवेंट जो है यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका रन ऑफ हो रहा है, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया बंड्स को, और यहाँ पर आपका जो है वाटर एरिया आपका। अब क्या होगा, इस पानी को यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है, और उसके बाद जैसे ही, जैसे नॉर्मली आपका मानसून सीजन में ये आपका आ रहा है, तो उसके बाद जैसे ही रबी सीजन आएगा नेक्स्ट टाइम पर, तो उसी रीजन में क्रॉप को ग्रो करवा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया था, वाटर को स्टोर किया गया था। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? सॉफ्ट रोट इन पोटैटो इज कोज्ड बाय, कि सॉफ्ट रोट जो पोटैटो के अंदर है वो किससे कोज होता है? क्या कोई फंगल डिजीज है, या वायरल है, या बैक्टीरियल है, या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग रोटिंग को जब भी पढ़ते हैं तो ज़्यादातर ये फंगस के साथ एसोसिएटेड होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर पोटैटो के अंदर सॉफ्ट रोट की बात करते हैं, तो ये फंगल डिजीज़ नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और आप लोगों को पता होगा कि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है जी? एरवीडिया क्रोटोवोरा। सब स्पीसीज भी इसकी क्रोटोवोरा ही होती है। इन्फेक्शन जो है मेनली 2 फेज में अकर करता है, एक ब्लैक लेग फेज और एक आपका सॉफ्ट रेट। अब देख यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो ब्लैक लेशन शुरुआत में आपके बेस जो होता है प्लांट का, उस पर अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे वो आपका जो क्योंकि सिस्टमिक है, और ऑब्वियस सी बात है, जो आपके ट्यूबर्स होंगे उनके ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपके ट्यूबर्स के ऊपर ब्राउनिंग देखने को मिलता है। येलो अपीयरेंस यहाँ पर प्लांट के ऊपर हो जाता है, और वाटर सेक जो लोशंस होते लेसन्स होते हैं विल्टिंग के, और बाद में प्लांट आपका डाई भी हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका ट्यूबर्स के अंदर रोटिंग आपको देखने को मिलता है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो इसमें हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार इनके सिम्टम्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार इनके जो है भाई किस प्लांट में आ रहा है तो वो आपका आ जाता है। तो इनको अच्छे से जरूर पढ़ें, डिजीज आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्रॉप वाइज जो डिजीज हैं, अलग अलग क्रॉप्स के, फील्ड क्रॉप्स के, वेजिटेबल क्रॉप्स के, तो उनको भी हम लोग प्रोवाइड कर सकें, और आपको एक अच्छे से सेशंस के अंदर इनको कंटिन्यू भी किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि विच नोजल फॉर्म नैरो एलिप्टिकल स्प्रे पैटर्न इन विच liquid is forced to come out as a flat fan shaped sheet which is then broken into the droplet। क्या बोला गया कि भाई किस नोजल फॉर्म के अंदर नैरो इलिप्टिकल स्प्रे पैटर्न जो है वो अकर करता है, जिसमें जो लिक्विड होता है वो फोर्स के साथ बाहर आता है एज ए फ्लैट पैन शेप के अंदर, और उसके बाद वो जो है आपका ड्रॉपलेट्स के अंदर, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आपका, या छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर जो है वो टूट जाता है। तो पहला है सॉलिड कॉन नोजल
दूसरा है आपका एडजस्टेबल फैन नोजल, तीसरा है फैन टाइप नोजल, और लास्ट है आपका फ्लड जेट नोजल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा जी आपका, याद रखिएगा, दैट इज द आंसर सी, यानी कि फैन टाइप ऑफ नोजल। ये नोजल्स के जो टाइप हैं, कई बार इनको भी जो खासकर स्प्रेइंग की बात करते हैं तो उनमें क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहां अगर हम बात करें तो आपका है HACCP प्रिंसिपल आर मोस्ट वाइडली अप्लाइड टू। अब यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो HACCP जो आपका है वो आपका है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। क्या है ये आपका है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, और ये मेनली आपकी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट को डिफाइन करता है, जिसमें आपके बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल हैजार्ड तीनों को आपका एनालाइज भी किया जाता है और टाइमली कंट्रोल किया जाता है, ताकि आने वाले टाइम में हमारे जो मटेरियल, रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस किया जा रहा है या प्रोक्योरमेंट है, उसकी हैंडलिंग है, उनके दौरान वो फूड और वो आपका जो भी प्रोडक्शन है वो आपका खराब ना हो सके, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो इसके अंदर तीनों ही आपके हैजार्ड को यहां पर क्या किया जाता है, एनालाइज भी किया जाएगा तो कंट्रोल भी किया जाएगा। तो आंसर यहां पर क्या होगा, डी इज राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, खासकर FCI CWC अगर एग्जाम को देखा जाए तो इनमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हीं में, AFO नाबार्ड में भी ये कॉमन क्वेश्चंस आजकल हो सकते हैं, UPSC के अंदर भी इवन दो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो आपका इसके बाद यहां पर है कि द गोल ऑफ HACCP यानी कि हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस द अकरेंस ऑफ फूड सेफ्टी हैजर्ड। मतलब सिंपल सी बात है कि जो फूड सेफ्टी हैजर्ड्स हैं उनको रोकने के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट वर्क करता है। नेक्स्ट यहां पर है जी मिनिमम स्पॉट प्राइस फॉर मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। देखो यहां पर पूछा गया है कि भाई मिनिमम स्पॉट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा जब आपका यहां पर जो है कब फिक्स किया जाता है। तो पहला है आफ्टर हार्वेस्टिंग, क्या हार्वेस्टिंग के बाद फिक्स किया जाता है, नहीं। दूसरा है क्या बिफोर स्टार्टिंग ऑफ सोइंग, या इन द मिडल ऑफ क्रॉप पीरियड, या आफ्टर सोइंग। तो आप लोग जानते होंगे कि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ क्रॉप सोइंग इट विल बी गिवन, और इट विल बी यहां पर फिक्स किया जाता है। कौन फिक्स करता है, तो आप लोगों को पता होगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस वो एजेंसी है जो कि इसको क्या करती है जी, रिकमेंड करती है, ठीक है। और दूसरा यहां पर बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर वो एजेंसी है जो कि इसको क्या करती है, अप्रूवल देती है। क्या देती है जी, आपका अप्रूवल देती है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपका 23 क्रॉप के लिए मेनली इसके अंदर प्राइस को फिक्स किया जाता है, जिसको हम 22+1 बोलते हैं। 1 आपका FRP होता है जिसको हम शुगर केन के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो टोटल 25 क्रॉप के लिए MSP अनाउंस किया जाता है। ये 23 के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है और 25 के लिए यहां पर आपका क्या किया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है। और MSP को आपका देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए A2+FL मेथड को यूज किया जाता है। और A2+FL का मतलब क्या है, A2 का मतलब है इनपुट को, जो भी एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए जिन इनपुट्स की, जिन आपके रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स होती है उसका खर्चा। और सेकंड आपका यहाँ पर है फैमिली लेबर, जो आपकी फैमिली यहाँ पर जिसको हम लोग अनपेड लेबर जिसको बोलते हैं एक प्रकार से, जिसको हम लोग कभी पेड के अंदर इंक्लूड नहीं करते, तो उसको भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये A2+FL मेथड है। अच्छा, इसके अंदर अगर C2 होता तो C2 में A2 और FL के साथ साथ एक चीज और हो जाती, वो आपकी लैंड रेंट और आपका जो यहां पर इंटरेस्ट रेट है उसको प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, तो वो आपका इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू C2 मेथड दैट वाज गिवन बाय डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी इन द नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर के अंदर। फिर अब बात करें तो यहां पर बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ सोइंग क्या किया जाता है, आपका MSP दिया जाता है। तो आंसर बी यहां पर राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो लाइव पिलिंग इज डन इन पीच थ्रू। लाइव पिलिंग जो है वो आपका पीच के अंदर किसके द्वारा किया जाता है। पहला है जी सोडियम क्लोराइड, दूसरा है जी आपका KH2PO4, तीसरा है इथाइलिन, चौथा आपका है NaOH, ठीक है। यहां अगर हम बात करें तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि लाइव पिलिंग है क्या। तो लाइव पिलिंग एक केमिकल मेथड है जो कि आपका स्किन को रिमूव करने के लिए पीचेस के अंदर हम उसको एक हीटेड एल्केलाइन सॉल्यूशन में आपका डिप करते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें तो इसको यहां पर आपका लाइव पिलिंग मेथड को आपका सबसे पहले किया क्या जाता है, तो पीचेस को हम लोग क्या करते हैं, हॉट एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर 90 से 100 डिग्री पर इमर्ज किया जाता है। उसके बाद उसको एक्सपोज किया जाता है ताकि सॉल्यूशन के अंदर कुछ टाइम पर रखा जाता है। फिर उसके बाद उसकी वॉशिंग की जाती है, और जब यहां पर क्या होता है कि हाई प्रेशर नोजल टू रिमूव एनी रिमूविंग कॉस्टिक, जो आपका वहां पर कॉस्टिक्स जो होते हैं उनको
रिमूव करने के लिए। तो एक्चुअल में इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं कि लाइव पीलिंग इज आल्सो कॉल्ड एज कोस्टिंग पीलिंग। तो कोस्टिंग जैसे ही नाम आया तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम याद आ गया होगा, तो NaOH को आपका यूज किया जाता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसका आपका ये भी कई बार लिखा होता है कि लाइव पीलिंग बॉइलिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1 to 2% यूज्ड इन द कंजक्शन विद द एम्पल वाटर सप्लाई एंड हीट सोर्स ऑफ पीलिंग। ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल लाइक पीच, नेक्ट्रीन, एप्रिकॉट, स्वीट ऑरेंज सेगमेंट एंड कैरेट एंड स्वीट पोटैटोज आर पील्ड बाय डिपिंग them in the boiling caustic soda 1 to 2% for 1 to 2 minutes depending upon the strength of light, temperature, maturity and nature of fruit and vegetable, followed by dipping in cold water. The hot light loosen the skin from the flesh underneath, which is removed by the gentle rubbing of fruit by hand. The fruit can also be dipping in the dilute solution by hydrochloride acid and citric acid for few seconds to neutralize the alkali. मतलब बाद में हम उसको HCl सॉल्यूशन के अंदर भी डिप कर लेते हैं या सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन में डिप कर लेते हैं ताकि वहां पर वो न्यूट्रलाइज किया जा सके उस एल्कलाइन सॉल्यूशन को, क्योंकि ये एसिडिक नेचर में होगा और वो आपका एल्कलाइन नेचर में था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सीड रेट रिकमेंडेड फॉर द पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट के लिए सीड रेट रिकमेंडेड क्या होता है, तो पर्ल मिलेट के बारे में पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि पर्ल मिलेट एक इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है और दूसरी तरफ ये आपका सीरियल्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपका आता है। सबसे पहले इसके साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो कहीं भी इसका साइंटिफिक नेम पेनिसिलियम ग्लोकम लिखा होता है, कहीं पेनिसिलियम टाइफॉइड लिखा होता है, या आपका पायरिफिडियम लिखा होता है, या फिर पेनिसिलियम आपका अमेरिकन लिखा होता है, लेकिन ज्यादातर आपका साइंटिफिक नेम यहाँ पर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, पेनिसिलियम ग्लोकम। उसके बाद बात करें तो सेकंड है कि पर्ल मिलेट का ओरिजिनेशन कहाँ पर है, तो आपका वेस्टर्न अफ्रीका है। फिर हम बात करते हैं तो एक हार्डी क्रॉप है जो कि आपकी उन एरिया में ग्रो करवाई जा सकती है जहां पर हॉट एंड ड्राई कंडीशन होती है। फिर है पर्ल मिलेट इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इन यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, हैज ए हायर लेवल ऑफ हीट टॉलरेंस एंड देन सोरगम एंड मेज। मतलब आपका जहां पर सोरगम और मेज भी कहीं ना कहीं टॉलरेंट नहीं कर पाती उस कंडीशन में भी पर्ल मिलेट ग्रो कर सकती है। यानी कि आपका अगर हम सॉइल मॉइस्चर की बात करें और दूसरी तरफ हम हीट टॉलरेंस की बात करें तो इन दोनों ही आपकी एक जो है आपका कि भाई लेस सॉइल मॉइस्चर कंडीशन के अंदर और हाई टेम्परेचर कंडीशन के अंदर हम लोग सोरगम और मेज को ग्रो नहीं करवा सकते, लेकिन पर्ल मिलेट को ग्रो करवा सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है फ्लावर स्ट्रक्चर इन्फ्लोरेसेंस इन पर्ल मिलेट इज कंपाउंड नोन एज टर्मिनल स्पाइक और इट इज कॉल्ड एज पेनिकल और हियर हेड। ठीक है, मतलब इसका इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या बोलते हैं। और वहीं अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो लाख टन में आपका ये डेटा है पिछले 3 साल का, जिसमें आपके टॉप 5 स्टेट जो है यहाँ पर कौन कौन से हैं तो उनका डेटा है। सबसे पहले राजस्थान, सेकंड यूपी, थर्ड हरियाणा, गुजरात और आपका MP। ठीक है, तो ये डेटा कुछ इस प्रकार से है, आप लोगों के सामने है, याद कर लीजिएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है तो आपको बताना चाहता हूं कि पर 100 ग्राम अगर हम बात करें तो इसमें लगभग एनर्जी आपकी 361 कैलोरीज मिल रही है आपको। और वहीं प्रोटीन की बात करें तो लगभग 11.6% ग्राम आपका, और कार्बोहाइड्रेट 65.5, क्रूड फाइबर 1.2 ग्राम, और कैल्शियम है 42 मिलीग्राम, और आपका आयरन है 8 मिलीग्राम। और वहीं अगर हम बात करें तो रागी के अंदर मिलेट्स में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे कि भाई रिकमेंडेड सीड रेट कितना है, तो लगभग आपका 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसके लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमने सारी बातें की यहां पर इसलिए की ताकि आप लोगों को एक ही कंडक्शन में एक ही सेशन में अच्छे से ये याद हो जाए। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, आपका अगला क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज कंपल्सरी इन ऑल द हाउसेस। तो आपका तमिलनाडु के अंदर इसको क्या किया गया है, कंपल्सरी किया गया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जनरली सीडलेस वाटरमेलन इज ड्यू टू। सीडलेस वाटरमेलन जो है वो किससे आपका प्रोड्यूस होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो डिप्लॉयड यहाँ पर पेरेंट होता है उसको क्या करते हैं कि आपका टेट्राप्लॉइड जो फीमेल इनब्रेड लाइन है उसके साथ क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनब्रेड फीमेल है उसको क्या किया जाता है, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर क्या किया गया, सीडलेस वेराइटी आज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ए टेट्राप्लॉइड यानी कि 2n इज इक्वल टू 4x44 इनब्रेड लाइन एज ए फीमेल पेरेंट विद ए डिप्लॉयड इनब्रेड लाइन एज ए मेल पेरेंट ऑफ हाइब्रिड। मतलब ऑब्वियस सी बात है क्रॉसिंग से इसको प्रोड्यूस किया गया है, और उसमें क्या होगा कि इनब्रेड लाइन यहां पर फीमेल जो है वो टेट्राप्लॉइड है और दूसरा यहां पर इनब्रेड लाइन मेल जो है वो आपका डिप्लॉइड है। तो इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो जो आपका ऑफस्प्रिंग आएगा वो क्या होगा, आपका ट्रिप्लॉइड होगा। और ट्रिप्लॉइड होने के कारण इसमें आपका फीमेल जो है, या फिर ये कह सकते हो कि प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, फ्रूट प्रोडक्शन नहीं हो सकता, सीड प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए वो क्या हो जाता है, सीडलेस रह जाता है। जैसे कि हम वैरायटी की बात करते हैं तो यहां पर आपका क्या आंसर क्या होगा, टेट्राप्लॉइड। ठीक है,
तो रेसिप्रोकल क्रॉस डिप्लॉयड फीमेल पेरेंट डजंट प्रोड्यूस द सीड, मतलब जो आपका प्रोड्यूस होगा। द रिजल्टिंग हाइब्रिड इज ट्रिप्लॉयड, दैट इज 2n इज इक्वल टू 3x 33। और वहीं अगर हम बात करें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ट्रिप्लॉयड, ठीक है। फीमेल पेरेंट को हम लोग जो है टेट्राप्लॉयड को आपका जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बाद जो आपका लास्ट है किसके अंदर वजह से आता है, ट्रिप्लॉयड की वजह से आता है। माफी चाहता हूँ, ठीक है, मैंने इसको समझ लिया कि क्रॉस किससे करवाते हैं, तो टेट्राप्लॉयड से क्रॉस करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि फाइनल रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, आपका ट्रिप्लॉयड आता है, एंड दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। वहीं आपकी एक वैरायटी भी है पूसा बेदाना, आपने पढ़ी होगी। तो पूसा बेदाना क्या है, द सीडलेस वाटरमेलन डेवलप्ड एट IRI बाय क्रॉसिंग टेट्रा 2 एंड पूसा रासल, ठीक है। तो टेट्रा 2 यहाँ पर टेट्राप्लॉयड है और आपका जो पूसा रासल है वो एक डिप्लॉयड स्पीसीज है। तो फ्रूट यहाँ पर जो आएगा वो जो है सीडलेस सील्ड प्रोड्यूस करता है, लगभग 3 से 4 फ्रूट पर वाइन, और फ्रूट जो है वो मीडियम ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो पूसा बेदाना, ठीक है। चलिए जी, ये याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की रिगार्डिंग, तो डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन अकर्स एट, कि नाइट्रोजन के जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो कहां पर अकर करते हैं। पहला ऑप्शन है लोअर लीफ, दूसरा है अपर लीफ, तीसरा है आपका स्टेम, और चौथा आपका है रूट। तो आपको पता होगा लोअर लीफ कौन से होते हैं, जो आपके ओल्ड लीफ होते हैं, ठीक है। तो कई बार ये कंफ्यूजन हम लोगों में रह जाता है, और जो अपर लीफ होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, आपके न्यू लीव्स होते हैं। तो आपको पता होगा ओल्ड लीफ में डेफिशिएंसी सिम्टम किस किस न्यूट्रिएंट की वजह से होता है जी, आपको अच्छे से पता है। ओल्ड लीफ के अंदर नाइट्रोजन की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से, आपका पोटेशियम की वजह से, ठीक है, या हम बात करें तो यहाँ पर फॉस्फोरस की वजह से, और आपका मोलिब्डेनम की वजह से। ये वो आपके प्लांट है, वो न्यूट्रिएंट है जो कि आपके इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी शो करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ये यहाँ पर क्या करते हैं, आपके जो है लीफ को हम लोग यहाँ पर ये क्या करेगा, कंप्लीट क्लोरोसिस करेगा। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, कंप्लीट क्लोरोसिस करेगा, मतलब पूरे लीफ को क्लोरोसिस करेगा। लेकिन मैग्नीशियम जो होता है वो क्या करता है, आपका इंटरवेनल क्लोरोसिस करता है। क्या करता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस। ये क्या करता है जी, इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात करें तो ये दोनों ही डेड स्पॉट क्रिएट करते हैं। ये बाकी जो तीनों न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, ये डेड स्पॉट क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन फॉस्फोर यहाँ पोटैश और जो आपका मोलिब्डेनम है ये डेड स्पॉट क्रिएट करते हैं। और ये लीफ के मार्जिन से इसमें स्टार्ट होता है, और वहां पर पूरा का पूरा लीफ इसमें क्या हो जाता है जी, डेड स्पॉट देखने को मिलता है। और इसमें आपका ब्लूइश ग्रीन कलर जो है यहाँ पर नजर आता है, किसके अंदर, डेफिशिएंसी सिम्टम में। न्यू लीफ की बात करें, इसमें भी आपका दो प्रकार से डेफिशिएंसी होता है, एक आपका होता है इंटर वेनल डेफिशिएंसी और एक आपका होता है कंप्लीट। तो इसमें इंटरवेनल की बात करें तो एक तो आपका आयरन आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, और इसमें बात करें तो सल्फर आपका कॉपर आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो टर्मिनल बर्ड्स के ऊपर जो डेफिशिएंसी सिम्टम आता है वो किसकी वजह से आता है, कैल्शियम और आपका बोरॉन। और ओल्ड और न्यू लीफ दोनों के ऊपर किसकी वजह से आता है जी, जिंक की वजह से आता है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर अपर लीफ नहीं होगा, लोअर लीफ होगा, क्योंकि लोअर लीफ क्या होते हैं, ओल्ड लीफ होते हैं। मैंने अभी बताया कि उसमें आपका किस किस की वजह से होता है। बाकी ये सिम्टम्स आपके यहाँ पर अच्छे से दिए गए हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने बताया। बाकी इसके अलावा यहाँ पर इनके अंदर जो अच्छे से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है कई बार एग्जाम में आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च इज लोकेटेड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो शुगरकेन रिसर्च है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपका कहाँ पर है जी, लखनऊ में है। और दूसरा जो शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है जी, आपका वो कोयम्बटूर के अंदर है, ठीक है। अच्छा, कोयम्बटूर वाला कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो 1912 के अंदर, और इन लखनऊ वाला कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो 1952 के अंदर, ठीक है। ये दोनों ही याद रखिएगा। अगर हम 1952 की बात करें तो ये लखनऊ वाला है, और कोयम्बटूर वाला जो शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कब एस्टेब्लिश किया गया था जी, आपका 1912 के अंदर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है आइडियल सॉइल टेक्सचर फॉर प्लांट ग्रोथ इज, कि सॉइल टेक्सचर जो है, टेक्सचर का मतलब क्या होता है कि आपके सॉइल के अंदर जो डिफरेंट सैंड, सिल्ट और क्ले हम लोग पार्टिकल्स को पढ़ते हैं वो किस रेशियो या किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज आपका यहाँ पर टेक्सचर। तो टेक्सचर के अंदर हम लोग जानते हैं कि सबसे बेस्ट जो होता है, आइडियल जो होता है वो क्या होता है, लोमी होता है। लोमी के अंदर माना जाता है कि इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं आपके सैंड, सिल्ट और क्ले। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका जो टेक्सचर का मतलब क्या है कि भाई जो आपके डिफरेंट सैंड, सिल्ट और क्ले है वो किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है आपके उस सॉइल के अंदर, ठीक है। तो वही उसको हम लोग टेक्सचर का नाम देते हैं, और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो होता है वो आपका स्ट्रक्चर का नाम होता है, ठीक है। चलिए जी, फिर हम बात करते हैं आपके अगले पार्ट की, नेक्स्ट। तो ये आपका लोमी इसके अंदर बता दिया गया। दूसरा इसमें मैंने बताया है आपको, इसके अंदर क्या है, इक्वल परसेंटेज जो है यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि क्या होता है इसके अंदर आइडियल लोमी सॉइल में बी डिफाइंड एज मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले
क्ले पार्टिकल आएगा, दैट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज सेपरेट्स इन ऑल अबाउट इक्वल प्रोपोर्शन। लोमी सॉइल डू नॉट एग्जिबिट डोमिनेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सैंड सिल्ट क्ले, मतलब इसके अंदर कोई डोमिनेंट आपकी प्रॉपर्टी किसी सैंड सिल्ट या क्ले की नहीं देखने को मिलेगी। हाउएवर एग्जिबिट अप्रोप्रिएटली इक्वल प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये आपको याद होगा, अभी इस बार क्वेश्चन भी आया था किसमें, आपके एएफओ के एग्जाम के अंदर, तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आपका अगला है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो? पहला है बैरोमीटर, इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? आपका प्रेशर। सेकंड है हाइग्रोमीटर, तो ये हमारा ह्यूमिडिटी के लिए। हाइड्रोमीटर ये क्या करेगा आपका? ये डेंसिटी को मेजर करने के लिए। एल्टीमीटर ये क्या करेगा आपका? एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स को जरूर याद करें, क्योंकि कई बार जैसे विंड की वेलोसिटी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, है ना? तो बताइए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एक तो विंड की वेलोसिटी किससे मेजर करते हैं, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर है कि विंड को डायरेक्शन को कैसे मेजर करते हैं। तो दोनों ही आप लोगों को आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। अब यहाँ पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन एंड एरिया ऑफ पिजन पी। तो पिजन पी के एरिया और लीडिंग प्रोडक्शन की बात करें तो कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, यूपी है, महाराष्ट्र है। तो आंसर जो है वो क्या है आपका? महाराष्ट्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ पल्सेस के रिगार्डिंग और इसके रिगार्डिंग। तो देखिए, इंडिया जो है वो पल्सेस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लगभग 25% ग्लोबल प्रोडक्शन जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है, और लार्जेस्ट ही इंडिया कंज्यूमर है, लगभग 27% वर्ल्ड कंजप्शन जो है वो इंडिया में होता है। और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी पल्सेस का कौन सा है जी? इंडिया का, इंडिया ही है। पल्सेस की बात करें तो लगभग आपके 20% जो फूड ग्रेन टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें आपका पल्सेस का कंट्रीब्यूट है। और अगर हम बात करें तो ये याद रखिएगा कि हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, कर्नाटका, ये वो स्टेट है जो टॉप 5 पल्सिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो इंडिया जो है प्रोडक्शन सिस्टम में क्या है, तो याद रखना पल्सेस के लिए टेम्परेचर लगभग 20 से 27 डिग्री या 20 से 25 डिग्री, या थोड़ा बहुत आपका जो खरीफ क्रॉप होती है उनके लिए जैसे अरहर की बात करें तो 25 से 30 डिग्री भी हम लोग बोल देते हैं। रेनफॉल की बात करें तो 25 से आपका 60 सेंटीमीटर है, यानी कि 250 से mm से लेके आपका यहाँ पर 600 mm तक। और सॉइल टाइप लगभग सैंडी सॉइल टाइप होती है। और मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है खासकर वेजिटेरियन डाइट के लिए। और वहीं अगर हम लेग्यूमिनस क्रॉप की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं और उसकी वजह से आपका, लेकिन अरहर क्या होती है आपकी एक एग्जॉस्टिव क्रॉप कंसीडर की जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो पल्सेस क्या है आपकी, इसके अंदर एग्रीकल्चर ईयर, मतलब सारे एग्रीकल्चर ईयर में, यानी कि साल के अंदर लगभग सभी सीजन्स में इसको ग्रो करवाया जाता है। रबी पल्सेस कंट्रीब्यूट ओवर 60%, जिसमें ग्राम, चिकपी यानी कि चना, और उसके बाद यहाँ पर मसूर और आपका जो है अरहर देखने को मिलता है। लेकिन सॉरी, पिजन पी अरहर जो है इसके अंदर नहीं आएगा, माफी चाहता हूँ, ये गलती से आ गया, अरहर जो है यहीं पर आएगा। ठीक है, अरहर का कुछ एरिया है जो कि आपका एज ए रबी ग्रो करवाया जाता है, लेकिन यू विल नॉट कंसीडर अरहर एज ए रबी पल्सेस। ठीक है, खरीफ पल्सेस में हम लोग मूंग, उड़द और तुरहर को मान सकते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो खरीफ पल्सेस के लिए आपका हाई टेम्परेचर और रबी पल्सेस के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम इज, की एग्जाम्पल जो है आपका प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम का इनमें से कौन सा है? प्राइस सीलिंग है, प्राइस फ्लोर है, या आपका इक्विलिब्रियम प्राइसिंग है? एक प्राइस फ्लोर यहां पर कंसीडर किया जाएगा, तो इसके अंदर ऑप्शन डी राइट होगा। इसका मतलब है कि भाई एक ऐसा प्राइस होता है जिससे मिनिमम आपकी कमोडिटीज के ऊपर, इससे रेट कम होने पे आपकी कमोडिटीज को नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, तो जो कमोडिटीज के लिए एक मिनिमम जो क्राइटेरिया दिखाई किया जाता है उसको हम लोग यहां पर बोल सकते हैं आपका प्राइस फ्लोर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा जी आपका? आंसर ओनली डी। फिर है आपका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज ड्यू टू, लिटिल लीफ जो ब्रिंजल के अंदर होता है, वैसे लिटिल लीफ की बात करें तो वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिसऑर्डर होता है, लेकिन ब्रिंजल के अंदर जो डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से होगा? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या माइकोप्लाज्मा? तो याद रखना माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, जो लीफ हॉपर के द्वारा ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, यानी कि वेक्टर इसका क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा का लीफ हॉपर। वहीं अगर हम माइकोराइजा की बात करें तो मेनली ये किस न्यूट्रिएंट को अपटेक करने में हेल्प करता है प्लांट को? फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, पोटेशियम या कैल्शियम? तो ये आपका फॉस्फोरस को अपटेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है माइकोराइजा यानी कि जैसे कि वस्कुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजा, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर आपका अगला क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ देसी वैरायटी ऑफ ग्राम। तो ग्राम के लिए जो आपका यहाँ पर अगर हम बात करें देसी वैरायटीज होती है उसमें सीड रेट कितना रिक्वायरमेंट होगा? तो 50 से 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 75 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 125 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका देसी ग्राम है तो लगभग 50 से 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर की सीड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं जी आपका अगला क्वेश्चन, अनट्रीटेड वाटर विच डजंट कम इन कॉन्टेक्ट विद टॉयलेट वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस इज कॉल्ड एज। आपको पता होना चाहिए
रखिए कि आपका जो वाटर होता है उसको हम जैसे व्हाइट वाटर की बात करते हैं, ब्लू वाटर की बात करते हैं, ग्रीन वाटर की बात करते हैं, ग्रे वाटर की बात करते हैं, ब्लैक वाटर की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपका अनट्रीटेड वाटर है, जो कि एक प्रकार से यहाँ पर बस इतना है कि वो टॉयलेट वेस्ट जो यानी कि ह्यूमन वेस्ट होता है उसके साथ कांटेक्ट में अभी तक नहीं है, उस पानी को हम कैसा बोलते हैं, तो वो आपका एक ग्रे वाटर की कैटेगरी के अंदर आता है। और जो ह्यूमन टॉयलेट मतलब ये ग्रे वाटर अगर ह्यूमन टॉयलेट के साथ यानी कि मिक्स हो जाए, तो ह्यूमन वेस्ट के साथ अगर मिक्स हो जाए तो उसको हम ब्लैक वाटर बोलते हैं, ठीक है। और व्हाइट वाटर जो आप नॉर्मली पीते हो उसी के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं। और जो आपका ग्रीन वाटर होता है वो जो रूट जोन में प्रेजेंट होता है एग्रीकल्चर प्लांट के लिए, तो उसके लिए तो ये आपका यहाँ पर सारा इसी को डिफाइन किया गया जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। अच्छा, ब्राउन वाटर कौन सा होता है? वाटर विद हाई ऑर्गेनिक एंड मड कंटामिनेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउन वाटर बोलते हैं, जैसे कि फ्लड वाटर, एग्रीकल्चर रन ऑफ, ये सारा आपका ब्राउन वाटर होता है। फिर है द एसेट दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 1 ईयर और लेस, मतलब आपका ऐसा कोई एसेट जो कि बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसको हम किस कैटेगरी में मानते हैं? इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट या आपका फिक्स्ड एसेट? तो ये आपका करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या थे, क्वेश्चंस थे। तो आज का सेशन यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि सेशन आपको हेल्प करेगा। और अगेन आप लोगों से एक यहाँ पर मैसेज है, अच्छा इस मैसेज को सब लोगों तक जरूर फैलाएं, क्योंकि इंडिया का पहला एकमात्र ऐसा कोर्स है जो लाइफ टाइम ऑनलाइन कोर्स की वैलिडिटी दे रहा है। और हम इसको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की हम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फार्मर की हम लोग हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट ज्यादातर फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये आप लोगों का जिम्मा बनता है कि इस बात को मैक्सिमम लोगों से शेयर करें। जिन लोगों को भी नीड है तो वो इस कोर्स के अंदर एनरोल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।